Hello friends, a warm welcome to all of you in my YouTube channel अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, अपना जो ज्योग्राफी में टॉपिक चल रहा था उसका नाम था पश्चिमी घाट। हम पढ़ रहे थे कल पश्चिमी घाट। तो कल का जो टॉपिक चल रहा था पश्चिमी घाट, जिसमें हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके थे। भूगोल का टॉपिक पश्चिमी घाट, जिसमें हम कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके थे और कुछ जानकारी प्राप्त करना बाकी था। तो आज उसी पर चर्चा होगी, लेकिन वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि आप सब चैनल को अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो जाए आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए अपना जो पश्चिमी घाट नाम का टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कल वाले टॉपिक को एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो हमने एक मैप बनाया था। सबसे पहले एक मैप के माध्यम से सीखा था कि पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो कुछ इस प्रकार से है कि कहां से कहां तक गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक 6 राज्यों में विस्तृत है। यहाँ पर था गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 6 राज्यों में विस्तृत था। और यहाँ पर हमने देखा था 3 चीजें। क्या क्या था? तो सबसे पहले हमें जो घाट पढ़ना है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमने तैयार किया था, जिसमें हम इसको देखते हैं तो ये जो प्लेन वाला पार्ट है ये हो जाता है मैदानी पार्ट। मतलब सबसे आखिरी जो समुद्र के ठीक किनारे पर है उसे बोल देंगे, पश्चिम की ओर है तो पश्चिमी तट यानी कि वेस्टर्न कोस्ट। इसको बोलेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान। और इस वाले पार्ट को बोलेंगे पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट का विस्तार 6 राज्यों में है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, गोवा भी आ जाता है इसमें। तो इस प्रकार हमने देखा था। और उसके बाद हमने देखा था कि ये जो पश्चिमी घाट है पश्चिमी तट के समानांतर है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर है और इसे केवल कुछ दर्रों के रास्ते के द्वारा ही पार किया जा सकता है, क्योंकि यह एकदम सीधा दीवार की भांति खड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री है। और उसके बाद इसका विस्तार देखा था कि 6 राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे कहा जाता है नीलगिरी हिल्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि नीलगिरी हिल्स पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। पश्चिमी तट का विस्तार था 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट का विस्तार 1600 किलोमीटर ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर नीलगिरी हिल्स तक विस्तृत है। इसका विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है? तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर नीलगिरी हिल्स तक इसका विस्तार पाया जाता है। पश्चिमी घाट हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। मतलब कि हिमालय सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, उसके बाद फिर पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट में पड़ने वाली पहाड़ियां जो थी क्रम से नीलगिरी, अनाईमलाई, कार्डमम, इलायची, पलानी की पहाड़ी, जहां पर कोडाईकनाल पर्यटक स्थल स्थित है। और महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत श्रेणी है और केरल में अनाईमलाई, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में नीलगिरी स्थित है। पश्चिमी घाट के उत्तर में चौड़ाई थी 50 किलोमीटर और उसके बाद जो उत्तर में चौड़ाई थी वो 50 किलोमीटर थी और दक्षिण में चौड़ाई थी 65 से 80 किलोमीटर। इतनी जानकारी। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि प्रायद्वीपीय नदियां, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की जो उत्पत्ति होती है वो पश्चिमी घाट पर यानी कि पश्चिमी तट से ही होती है। पश्चिमी घाट से अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां निकलती हैं। यहाँ से निकलने वाली अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिमी घाट से ही निकलती हैं।
जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, भीमा और तुंगभद्रा आदि। और इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए, अगर औसत ऊंचाई तो है 1200 मीटर। औसत ऊंचाई, पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा गया था, एक था उत्तरी सह्याद्री और दूसरा था दक्षिणी सह्याद्री। पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा गया था, एक था उत्तरी सह्याद्री और दूसरा था दक्षिणी सह्याद्री। और उसके बाद हमने देखा था कि जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या करती है, तो पश्चिमी घाट को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, जो कि गोवा से होकर गुजरती है। तो ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गोवा से होकर गुजरती है और पश्चिमी घाट को दो भागों में विभाजित करती है। उत्तरी सह्याद्री के उत्तर, यानी कि जो उत्तरी सह्याद्री का उत्तरी भाग है, उत्तरी सतह पर बेसाल्ट लावा के निक्षेप पाए जाते हैं। और जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से निर्माण हुआ है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर था कलसुबाई। कलसुबाई की ऊंचाई की बात की जाए तो 1646 मीटर। कलसुबाई ऊंचाई इसकी 1646 मीटर। और इसके बाद जो चोटी थी उसका नाम था महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की ऊंचाई थी 1438 मीटर। 1438 मीटर। 16 डिग्री अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को दो बराबर भागों में बांटती है, जो कि गोवा से होकर गुजरती है। और कलसुबाई यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है 1646 मीटर। और उसके बाद फिर महाबलेश्वर 1438 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। दक्षिणी सह्याद्री का जो सर्वोच्च शिखर है, ये उत्तरी सह्याद्री की बात की जा रही है, तो ये है उत्तरी सह्याद्री की बात। यहाँ पर उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर था। अब देख लेते हैं दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर की अगर बात की जाए तो कल हमने देखा था, नाम था कुद्रेमुख नाम था। और इसकी ऊंचाई थी 1894 मीटर। 1894 मीटर इसकी ऊंचाई थी। और दूसरा था पुष्पगिरी की ऊंचाई की बात की जाए तो 1714 मीटर। 1714 मीटर। कल हमने इतना पढ़ा था। अब इसके आगे दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंचे शिखर का बात किया जाए तो उसका नाम हो जाएगा अनाईमलाई पहाड़ी। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत के सबसे ऊंचे शिखर का नाम अनाईमलाई पहाड़ी है, जो कि अनाईमुदी चोटी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम था दोदा बेटा, जो कि 2637 मीटर की ऊंचाई पर स्थित थी। अब रिवाइज करने के बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत आज का टॉपिक है अपना नीलगिरी पर्वत। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत, जो नीलगिरी हिल्स थी उसी की बात की जा रही है कि जो नीलगिरी पर्वत है इसका विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। तो इसके विस्तार की बात की जाए कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार है कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार पाया जाता है। कर्नाटक में, केरल और तमिलनाडु में विस्तार पाया जाता है। यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। आगे लिखेंगे नीलगिरी पर्वत जो है वो यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि जैवमंडल निचय बोलते हैं, निचय, तो बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व है। मतलब कि यह भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। घोषित कब किया गया बायोस्फीयर रिजर्व? इसको बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया, तो 1986 में। 1986 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था।
यानी कि जैवमंडल नीचे बोलते हैं इसे, जैवमंडल नीचे। बायोस्फीयर मतलब जैव मंडल नीचे। जहां पर जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, जैवमंडल नीचे बोला जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है, तो लिखेंगे सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, दोदा बेटा, जो कि स्थित है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और इसकी मतलब दोदा बेटा चोटी की ऊंचाई बात की जाए तो 2637 मीटर अभी ऊपर बताया गया। और इसके आगे का पॉइंट देख लेते हैं कि यहाँ पर जो जनजाति निवास करती है, यहाँ की जनजाति का नाम है टोडा जनजाति। यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है, तो टोडा जनजाति, टोडा जनजाति निवास करती है। और टोडा जनजाति कौन सा कार्य करती है, तो टोडा जनजाति भैंस पालन का कार्य करती है, भैंस पालन का कार्य करती है। टोडा जनजाति भैंस पालन का कार्य करती है। मतलब विस्तार इसका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986 में घोषित किया गया था। सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है, तमिलनाडु में स्थित है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति भैंस पालन का कार्य करती है। और देख लेते हैं कि जो तट है कहाँ कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, तो गुजरात और दमन, गुजरात से लेकर दमन तक, कहाँ से, जो घाट है वो गुजरात से लेकर दमन तक, गुजरात से लेकर दमन तक इसे किस नाम से जाना जाता है, तो गुजरात से लेकर दमन तक इसे बोला जाता है काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, काठियावाड़, काठियावाड़ तट। गुजरात से लेकर दमन तक काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट पर जो गुजरात से लेकर दमन तक काठियावाड़ तट तक जाना जाता है। और दमन से लेकर गोवा तक, दमन से लेकर गोवा तक इसे किस नाम से जाना जाता है, तो दमन से लेकर गोवा तक इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। गोवा से लेकर कर्नाटक तक, गोवा से कर्नाटक तक, गोवा से लेकर कर्नाटक तक इसे कनारी तट के नाम से जाना जाता है, कनारी तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कर्नाटक से लेकर केरल तक, कर्नाटक से लेकर केरल तक इसका जो नाम है उसे मालाबार तट कहा जाता है, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो नीलगिरी पर्वत का विस्तार है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986 में घोषित किया गया था। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की जो है उसका नाम है दोदा बेटा, तमिलनाडु में स्थित है। और जनजाति टोडा जनजाति का निवास स्थान है। टोडा जनजाति भैंस पालन का कार्य करती है। और ये जो तट है उसका नाम कहाँ से कहाँ तक कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो गुजरात से लेकर दमन तक काठियावाड़ तट, दमन से गोवा तक कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक तक कनारी, और कर्नाटक से लेकर केरल तक मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं कि जो पूर्वी पश्चिमी घाट को पार करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जिस रास्ते का प्रयोग किया जाता है, जिस दर्रे का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है, उन दर्रों का नाम क्या है, तो उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पर गुजरात एवं दमन तक जो पश्चिमी घाट है
पश्चिमी तट पर काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। दमन और गोवा कोंकण तट के नाम से, गोवा से कर्नाटक तक कनारी और कर्नाटक से केरल तक मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए हम महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में दो दर्रे पड़ते हैं, एक का नाम है थाल घाट और दूसरे का नाम है भोर घाट। तो लिखेंगे महाराष्ट्र में थाल घाट और भोर घाट, दो दर्रे जिसमें से एक का नाम है थाल घाट और दूसरे का नाम है भोर घाट। तो थाल घाट से जो थाल घाट है वो किसको जोड़ता है और भोर घाट किसको जोड़ता है, इसको देखेंगे। तो थाल घाट जो जोड़ता है मुंबई को नासिक से जोड़ता है, थाल घाट जोड़ता है मुंबई को, महाराष्ट्र को नासिक से। अगर महाराष्ट्र से नासिक जाना है तो किस दर्रे के मदद से हम जाएंगे, तो थाल घाट नामक दर्रे से महाराष्ट्र से नासिक जा सकते हैं। महाराष्ट्र नासिक से जुड़ा हुआ है। और जो भोर घाट है वो जोड़ता है महाराष्ट्र को, जोड़ता है पुणे से, महाराष्ट्र को पुणे से जोड़ता है। तो महाराष्ट्र से थाल घाट दर्रे से होते हुए नासिक जाया जा सकता है और महाराष्ट्र से भोर घाट दर्रे से होते हुए पुणे तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। और मान लीजिए कि हम केरल में हैं, केरल में, तो यहाँ पर जो हमें दर्रे मिलेंगे उनको देख लेते हैं कि केरल में जो एक दर्रा है उसका नाम है पाल घाट और दूसरे दर्रे का नाम है सेनकोटा। तो पाल घाट जोड़ेगा किसको और सेनकोटा जोड़ेगा किसको, इसको देखते हैं। तो पाल घाट जोड़ता है कोच्चि को कोयम्बटूर से, जोड़ता है कोच्चि को कोयम्बटूर से और सेनकोटा जोड़ता है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से। तो ये चार दर्रे हैं जो पश्चिमी घाट पर स्थित हैं, यानी कि पश्चिमी घाट को पार करने के चार दर्रे। महाराष्ट्र में दो दर्रे, एक का नाम थाल घाट जिसके रास्ते से होकर नासिक तक पहुंचा जा सकता है और दूसरा महाराष्ट्र में है भोर घाट जिसकी सहायता से पुणे जाया जा सकता है। और केरल में दो दर्रे स्थित हैं, एक का नाम है पाल घाट जो जोड़ता है कोच्चि को कोयम्बटूर से और दूसरा है सेनकोटा जो जोड़ता है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से। और जो ये पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट इसको विभाजित किया गया है, पश्चिमी तट को विभाजित किया गया है गुजरात और दमन के बीच काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। दमन और गोवा के बीच कोंकण तट के नाम से, गोवा और कर्नाटक कनारी, कर्नाटक और केरल मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे महाराष्ट्र और देखेंगे महाराष्ट्र में जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं उनके नाम किस प्रकार से हैं। तो एक बार हम इसे याद कर लेंगे कि महाराष्ट्र में थाल घाट और भोर घाट, थाल घाट जोड़ता है नासिक से, भोर घाट जोड़ता है पुणे से। केरल में पाल घाट जोड़ता है कोच्चि को कोयम्बटूर से और सेनकोटा जोड़ता है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से। पश्चिमी तट गुजरात और दमन के बीच काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। दमन और गोवा के बीच कोंकण तट के नाम से जाना जाता है और गोवा से लेकर कर्नाटक के बीच कनारी तट के नाम से जाना जाता है। और कहाँ से, कर्नाटक से केरल तक मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं
हम बनाएंगे महाराष्ट्र का मैप और उसके बाद देखेंगे वहाँ पर जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं उनको और उन्हें किस प्रकार से मैप में दर्शाते हैं उसको भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, महाराष्ट्र का मैप बनाते हैं और महाराष्ट्र में देखते हैं कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ेंगी। तो हम बनाएंगे एक महाराष्ट्र का मैप, महाराष्ट्र का मैप बनाएंगे। तो बना लिया जाता है, मान लीजिए महाराष्ट्र का मैप कुछ इस प्रकार से बनाते हुए चलेंगे साथ में तो अच्छा होगा। महाराष्ट्र साथ में बनाते रहिए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी चोटी कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चोटी बनाएंगे जिसका नाम है सलहर, जिसका नाम है सलहर चोटी। इसको बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सलहर पीक, सलहर चोटी। और उसके बाद उससे नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक चोटी को बनाएंगे, एक चोटी यहाँ पर बनाएंगे सलहर के बगल में जिसका नाम है सप्तश्रृंग चोटी। इसका नाम है सप्तश्रृंग चोटी, सप्तश्रृंग चोटी। उससे नीचे आएंगे तो मिलेगी कलसूबाई, सप्तश्रृंग के नीचे कलसूबाई। इसको लिखेंगे कलसूबाई चोटी। कलसूबाई से नीचे आएंगे सिंघल चोटी मिलेगी, कलसूबाई से नीचे सिंघल चोटी। इसका नाम हो जाएगा सिंघल चोटी, सिंघल चोटी। सिंघल चोटी के नीचे तोरना चोटी यहाँ पर बनाएंगे, तोरना चोटी। इसका नाम तोरना चोटी, तोरना चोटी। और उसके बाद यहाँ पर एक और चोटी है, एक और चोटी है जिसका नाम है महाबलेश्वर चोटी। इसका नाम है महाबलेश्वर चोटी। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे कि महाराष्ट्र में जो चोटियां पड़ती हैं, सबसे ऊपर है सलहर चोटी, उसके नीचे सप्तश्रृंग, कलसूबाई, सिंघल, तोरना और महाबलेश्वर चोटी। ये महाराष्ट्र में पड़ने वाली प्रमुख चोटियां हैं। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि सबसे ऊपर यहाँ पर महाराष्ट्र में स्थित है सलहर चोटी, सप्तश्रृंग चोटी, कलसूबाई, सिंघल, तोरना और महाबलेश्वर चोटी। अब महाराष्ट्र की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे महाराष्ट्र की प्रमुख पहाड़ियाँ। महाराष्ट्र की प्रमुख पहाड़ियाँ, महाराष्ट्र की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये अगर महाराष्ट्र है, मान लीजिए ये अगर महाराष्ट्र है तो ABGSH इसकी ट्रिक है, ABGS और H। इसी क्रम में हम याद करेंगे। ए से है अजंता पहाड़ी, इसका नाम है अजंता पहाड़ी। और जो बी से है उसका नाम है बालाघाट पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी। जी से, जो जी से है उसका नाम है गाविलगढ़ पहाड़ी। जी मतलब गाविल
गढ़ पहाड़ी, गाविलगढ़ पहाड़ी, और यस का मतलब हो जाएगा सतमाला पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी। यच जिसका मतलब है हरिश्चंद्र पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी। अजंता पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, गाविलगढ़ पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी और हरिश्चंद्र पहाड़ी। चोटी की बात की जाए, सलहार चोटी, सप्तश्रृंग चोटी, कलसुबाई चोटी, सिंघल चोटी, तोरना चोटी और महाबलेश्वर चोटी स्थित है। तो यहाँ से अब समाप्त होता है पश्चिमी घाट। इसी में देख लेते हैं पूर्वी घाट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, ज़्यादा तो नहीं है पूर्वी घाट, लेकिन अब जितना है उसको इसी क्रम में देख लेते हैं कि इसके बाद अब पूर्वी घाट हेडिंग डालेंगे। पश्चिमी घाट पढ़ने के बाद पूर्वी घाट पर आ जाते हैं और देखते हैं कि पूर्वी घाट में क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे पूर्वी घाट, लिखेंगे टॉपिक का नाम है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का सबसे पहले अगर विस्तार की बात की जाए तो 5 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। लिखेंगे पूर्वी घाट का विस्तार, पूर्वी घाट का विस्तार 5 राज्यों में पाया जाता है, 5 राज्यों में पाया जाता है। पूर्वी घाट का विस्तार 5 राज्यों में पाया जाता है। उन राज्यों की बात की जाए तो राज्य का नाम है उड़ीसा, तेलंगाना, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। पूर्वी घाट का विस्तार 5 राज्यों में पाया जाता है, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन 5 राज्यों में पूर्वी घाट का विस्तार पाया जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है। दूसरा पॉइंट, पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है, मतलब कि पूर्वी घाट जो है वो पश्चिमी घाट से कम ऊंचा है। तो लिखेंगे पश्चिमी घाट की ऊंचाई, पश्चिमी घाट की ऊंचाई, पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में, पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है। मतलब पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचाई पर है और पूर्वी घाट कम ऊंचाई पर स्थित है। तो पूर्वी घाट का अब विस्तार की बात कर लेते हैं कि कहां से कहां तक। जिस प्रकार पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कहां तक स्थित था, नीलगिरी पहाड़ी तक स्थित था, उसी प्रकार अब पूर्वी घाट का विस्तार देख लेते हैं। तो पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से लेकर, महानदी घाटी से लेकर नीलगिरी हिल्स तक है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से लेकर नीलगिरी हिल्स तक है। और उसके बाद अगला पॉइंट, पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है। सतत मतलब सीधा है। तो लिखेंगे कि पश्चिमी घाट का विस्तार,
पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है, सतत है, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। सतत नहीं है मतलब जिस प्रकार पश्चिमी घाट का विस्तार सीधा है उस प्रकार पूर्वी घाट का विस्तार सीधा नहीं है। ये अनियमित है मतलब कि ये असतत है या ये अनियमित है। अनियमित कैसे है? तो यहाँ पर पश्चिमी घाट से निकलने वाली अनेक नदियां इसी ओर बहती हैं, तो यहाँ पर इसके घाट को काट छाट कर अनियमित बना देना, इन्हीं की वजह से ऐसा हुआ है। तो एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने सतत यानी कि अनियमित है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। क्योंकि अनियमित है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। मतलब इसके तट को बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने काट दिया है, जैसे गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी जैसे नदियों का नाम है गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। इन नदियों ने पूर्वी घाट को काट छांट कर अनियमित बना दिया है, जबकि पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है और ऊंचाई पर दीवार की भांति ऊंचा है। इसे केवल दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है, जबकि इसका आकार कैसा है? अनियमित है, ऊंचाई कम है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट छाट कर अनियमित बना दिया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर। जो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है उसका नाम क्या है? तो लिखेंगे पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर, सबसे ऊंचा शिखर, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर का नाम है जिंदागाड़ा। जिंदागाड़ा, जिंदागाड़ा जिसकी ऊंचाई है 1690 मीटर, 1690 मीटर। कहीं कहीं पर महेंद्रगिरी मिलता है, लेकिन जो ऑप्शन में होगा उसी के हिसाब से टिक करेंगे। अगर जिंदागाड़ा है तो इसको लगाएंगे, अन्यथा महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदागाड़ा 1690 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो पूर्वी घाट का विस्तार 5 राज्यों में उड़ीसा में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका में। पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से लेकर नीलगिरी हिल्स तक पाया जाता है। पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार असतत है, मतलब सतत नहीं है। इसका विस्तार अनियमित है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अनेक नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि ने इसको काट छाट दिया है। और सब पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदागाड़ा 1690 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और उसके बाद अब देख लेते हैं पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम किस प्रकार से है, तो इसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं उनका विस्तार किस क्रम में दिया गया है या स्थित हैं पूर्वी घाट पर, उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सब पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम।
प्रमुख पहाड़ियों का क्रम। किस क्रम में देखेंगे? तो नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ मतलब उत्तर से दक्षिण के क्रम में। तो सबसे पहले जो मिलती है उसका नाम है नल्लामलाई हिल्स। सबसे पहले जो मिलती है उसका नाम है नल्लामलाई हिल्स। नल्लामलाई हिल्स, वेलिकोंडा हिल्स, वेलिकोंडा हिल्स, उससे नीचे पालकोंडा हिल, पालकोंडा हिल्स और नगारी हिल्स, और नगारी हिल। हिल्स की बजाय यहाँ पर हिल लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा क्योंकि एक पहाड़ी है। तो नल्लामलाई हिल, वेलिकोंडा हिल, पालकोंडा हिल और नगारी हिल ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। ये सब कहाँ पर स्थित है? तो ये सब स्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद जो अगला है जवादी पहाड़ी, अगला है जवादी पहाड़ी। जवादी पहाड़ी सेवराय की पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी और सिरुमलाई पहाड़ी, सिरुमलाई पहाड़ी। इसकी बात की जाए तो ये जो स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। नल्लामलाई, बेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी हिल्स आंध्र प्रदेश में, जवादी, सेवराय, पंचमलाई और तिरुमलाई स्थित है तमिलनाडु में। इस प्रकार पूर्वी घाट भी खत्म हुआ। अब अपना एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है द्वीप समूह। द्वीप समूह। उसके बाद इसको खत्म करने के बाद अगला जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा भारत का नदी तंत्र। भारत का नदी तंत्र। यहाँ पर भारत स्थिति और विस्तार के टॉपिक को द्वीप समूह के बाद हम खत्म करेंगे कि भारत का जो भौतिक विस्तार है वो खत्म होगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा नदी तंत्र के बारे में जानकारी। तो अगला टॉपिक जो होगा वो द्वीप समूह पर होगा। तब तक के लिए पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे और इसका जो पीडीएफ का लिंक होगा पूरे चैप्टर, सभी चैप्टर के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।